माशाअल्लाह, सबको आज मैं खुशामदीद कहता हूं, अपने नौजवानों को। यहां मेरी बहनें पहली दफा हमारे जलसों में, किसी भी जलसों में पहली दफा इस तादाद में पाकिस्तान की ख्वातीन भी शामिल हैं हमारी तहरीक में। यहां हमारे एमएनएज, एमपीज, वर्कर्स, नौजवान, यूथ, और मैं यहां अपनी मसीह बरादरी को भी खुशामदीद कहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जब 2018 में इलेक्शन कैंपेन में जब मैं यहां आया फैसलाबाद, तो यहां बेरोजगारी थी, यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही थी, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद करके बेरोजगारी थी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे 3.5 साल में यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उठी, यहां रोजगार भी मिला, इर्द गिर्द किसानों के, पहली दफा किसानों के पास इतना पैसा आया, उनकी फसलों के ऊपर उनको पैसा मिला। गन्ना जो किसान उगाता था और जो शुगर माफिया उसको पैसे नहीं देता था, हमने उनको पैसा दिलवाया, हमने टाइम पे कीमत दिलवाई। और जब पैसा गया देहात में, किसान ने अपनी जमीनों पे लगाया, और पिछले 2 साल हमारे सबसे ज्यादा 4 बड़ी बड़ी फसलों की पैदावार हुई और कीमत भी मिली। आज जब मैं फैसलाबाद, यहां पहले मैंने जलसा किया 2 महीने पहले, अब मैं फिर यहां हूं आपके पास। कभी भी सियासी जलसे 3-4 साल के बाद एक शहर में होते थे, उससे पहले नहीं होते थे। ये पहली दफा है कि 2 महीने में फिर फैसलाबाद जलसा कर रहा हूं, और माशाअल्लाह इस तादाद में अवाम आई है जलसे पे। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद हो रही है, पावर लूम वाले मेहनत कश वो बंद हो रहे हैं, जो शटल लूम वो भी बंद हो रही हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, और उसके अलावा जो बिजली की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमतें, महीने के अंदर ये जो इंपोर्टेड हुकूमत, जो बैरूनी साजिश के तहत इस कौम के ऊपर मुसल्लत की गई, 4 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। चाहे सनत देखो, चाहे किसानों से पूछो, चाहे अवाम से पूछो, चाहे मजदूरों से पूछो, सारों के हालात बुरे हैं। क्योंकि जो इंपोर्टेड हुकूमत थी वो सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे, अपने करप्शन के केस बंद करने के लिए। तो मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। मैं पहले, जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है। 3 चीजें हमने करनी है आगे से कि अगर इस मुल्क में सैलाब आए तो वो इतनी तबाही ना मचाए। नंबर 1, हमें डैम्स बनानी पड़ेंगी। मैं फख्र से कहता हूं कि 50 साल के बाद
हमारी हुकूमत थी जिसने 10 डैमें बनाई, जिसमें 3 बड़ी डैम्स थी 50 साल के बाद, और हमने अभी और डैम्स की फिजिबिलिटीज बनाई हुई थी, और अगर 3-4 साल और मिल जाए हमें तो कभी भी इस तरह की तबाही, फ्लड्स नहीं मचाएंगे आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले डैम्स बनानी है। नंबर 2, ये जो मौसम की तब्दीली है, इसके लिए जो हमने 10 अरब दरख्त लगाने का हमारा जो प्रोग्राम है, वो एक ही तरीका है कि हम ये जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम की तब्दीली है, ये जो मौसम गर्म हो रहा है, एक ही तरीका है इसकी गर्मी कम करने का कि सारी कौम मिलकर आने वाली हमारी नस्लों को बचाने के लिए हम सब मिलकर शजरकारी करें, और इंशाअल्लाह वो हमारा दूसरा प्लान है। चुके खाने वाले खुद हजम हो जाएंगे, खुद हजम हो जाएंगे, और पुश्तों से जो गद्दी बैठे सब भीड़ में मिल जाएंगे। अभी मैं आपको फैसलाबाद अभी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस भी दिखाने लगा हूं। लेकिन उससे पहले मौसम का मैं सिर्फ आपको बता दूं कि हमने मौसम की तब्दीली को भी रोकने के लिए इस कौम ने मिलकर शजरकारी करनी है, हमने डैम्स बनानी है, और तीसरी चीज, जब पानी आता है बारिश आता है तो जब पानी आता है तो उसको निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम चाहिए ताकि वो तबाही ना मचाए। अगर पानी के रास्ते में अगर आप पानी को निकलने नहीं देंगे तो वह फिर तबाही मचाएगा। तो इसलिए ये भी अभी हमने ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, जिस तरह दरिया सिंध के साथ राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैनाल है जो बंद हैं, जिनको कब्जे हो गए हैं। कई कराची की तबाही है क्योंकि नालों के ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए। तो इंशाल्लाह ये तीसरी चीज, और चौथी इंशाल्लाह अगले इतवार को मैं फिर से टेलीथॉन करूंगा और खास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इंशाल्लाह अरबों रुपया आपको इकट्ठा करूंगा सैलाब के मुतासरीन के लिए। अच्छा, फैसलाबाद थोड़ी सी जरा संजीदा बातें देखें। फैसलाबाद वो शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। अगर यहां हम अपनी सनत और सनतकारों की मदद करेंगे, वो सनतकारी करेंगे और सरमायाकारी करेंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे, नौकरियां मिलेंगी, मुल्क में दौलत में इजाफा होगा। और अब मुल्क जब एक्सपोर्ट करता है तो मुल्क के अंदर डॉलर आते हैं। तो नौजवानों, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी तरबियत भी करूं और आपको तालीम भी दूं कि हमने अपने मुल्क को कैसे उठाना है, कैसे एक अजीम मुल्क बनाना है। तो कोई भी मुल्क जब तक, जिसको अंग्रेजी में वेल्थ क्रिएशन, जब तक वो मुल्क में अपनी दौलत के अंदर इजाफा नहीं करता, जब तक वो मुल्क में दौलत की इजाफा नहीं करता, अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाता, तो वो इसी तरह कभी IMF की गुलामी तो कभी किसी की गुलामी, और उसका सरबरा फिर यही करता है जो कि अभी शहबाज शरीफ कहता कि मैं भी मुल्क फिर के आया हूं। तो वो क्या कहता है, जरा ये देख लें। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की,
और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ही मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। हाँ शहबाज शरीफ, कौम तो मेहनत करती है। हमारा जो बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया, दुबई, दुनिया में जाके पैसे कमाते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, वो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, जिसको रेमिटेंसेस कहते हैं, वो डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं। और आप और आपके भाई और जरदारी की तरह करप्ट लोग चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर भेज देते हैं। तो मेरे नौजवानों सुनो, आप अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, ये जरा आप गौर से सुने। आईएमएफ, अब जरा मैं समझा दूं आईएमएफ क्या है। आईएमएफ एक आलमी बैंक है। जब एक मुल्क के अंदर डॉलर्स की कमी होती है, यानी मुल्क में ज्यादा डॉलर्स बाहर जाते हैं और कम डॉलर्स मुल्क में आते हैं, खसारा होता है बैरूनी, तो फिर आईएमएफ आपको कर्जा देता है। तो जब वो कर्जा देता है, वो कई शराइत लगा देता है। वो ये कहता है कि मसलन आप अवाम से पैसा इकट्ठा करने के लिए बिजली महंगी करो, आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ, वो जोर लगाता है। वो कहता है कि जब तक खसारा खत्म नहीं होता तो तुम कीमतें बढ़ाओ। हम जब हमारी हुकूमत थी, हम क्या कर रहे थे? हम कहते थे आईएमएफ को कि देखो, हम अपनी दौलत में इजाफा करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिव देंगे कि ताकि इंडस्ट्री ज्यादा पैदावार पड़े, ज्यादा इंडस्ट्रीज लगे। हम अपने किसान को उसकी मदद करेंगे ताकि वो ज्यादा पैदावार, उसकी फसलें ज्यादा पैदावार करे। और जब ज्यादा पैदावार होगी, हमारी दौलत में इजाफा होगा, हम आपके कर्जे भी वापस कर देंगे और हम अपनी अवाम के ऊपर बोझ कम करेंगे। क्योंकि जब हमारा टैक्स बढ़ जाएगा, उस टैक्स से हम अवाम को सस्ती बिजली भी देंगे, सस्ता डीजल और पेट्रोल भी देंगे। तो हमने फैसलाबाद, गौर से सुनो, हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि हमने दौलत में इजाफा किया, हमें टैक्स ज्यादा मिला, हमने करप्शन कम की और तारीखी टैक्स इकट्ठा किया, जिसकी वजह से जब 4 महीने पहले पेट्रोल एक लीटर 150 रुपए का था, सिर्फ 4 महीने पहले आलमी मंडी में तेल तब $103 का था। और ये जरा सुन ले, नोट करें, ये $103 का आलमी मंडी में तेल था और हम आपको पेट्रोल 150 रुपए लीटर दे रहे थे। आज आलमी मंडी में तेल $96 है, कम हो गया, लेकिन आज आपको 236 रुपए लीटर पेट्रोल पड़ रहा है, क्योंकि हमने अपने पेट्रोल की कीमत नीचे रखी थी। हमने टैक्स से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके हमने अवाम पे बोझ नहीं पड़ने दिया। हमने बिजली की कीमत, हमारे दौर में 18 रुपए लीटर, 18 रुपए यूनिट थी, आज 36 रुपए यूनिट है, दुगनी, और टैक्स लगा के तो 50 रुपए यूनिट बन जाती है। हमने लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया, हमने अवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया। 4 महीने के अंदर, और तो छोड़ें डीजल किधर गया, पेट्रोल किधर गया, बिजली किधर गई। आज आटा कराची के अंदर जो हमारे दौर में 20 केजी आटा 850 रुपए पे बिक रहा था, कराची में आज 2000 रुपए पे नहीं मिल रहा।
तो ये कौन सी क़यामत आ गई कि 4 महीनों के अंदर महंगाई आसमान पे और माइशत जमीन पे। ये इन्होंने किया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। और आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है आगे भी हालात बुरे हैं। आईएमएफ ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में अभी बिजली और महंगी होगी, करनी पड़ेगी पाकिस्तान को बिजली और महंगी। वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत कमजोर तरीन हुकूमत है, यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, यहां सियासी इस्तेकाम नहीं। इसका मतलब कि सरमायाकारी नहीं होगी, इसका मतलब दौलत में इजाफा नहीं होगा, इसका मतलब हमारी मैशत सुकड़ती जाएगी, इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी, इसका मतलब फैक्ट्रियां बंद होगी, इसका मतलब कीमतें ऊपर जाएंगी, कीमतें ऊपर जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। ये आईएमएफ ने रिपोर्ट दी है। तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दें कि तुमने किया क्या? गद्दारी की है कौम से। आज कौम आपसे जवाब मांग रही है। सब जो मुलव्विस थे इसमें, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और उन चोरों ने सिर्फ एक काम किया, आते साथ ही 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी आते साथ ही इन्होंने माफ करवाई। आते साथ ही असेंबली में इन्होंने बिल पास किया और बिल पास करके 1100 अरब रुपया जो इन्होंने अवाम से चोरी किया था वो इन्होंने माफ करवाया। नौजवानों, फिर से मैं आपको बता दूं, करप्शन और चोरी में क्या फर्क है? करप्शन और चोरी में क्या फर्क है नौजवानों? टेस्ट कर रहा हूं मैं तुम्हारे में कितना शऊर है। बताओ, चोरी होती है जो आपकी जेब से मोबाइल फोन चोरी कर ले। चोरी होती है कि आपके घर में आके कोई चोरी करके आपका टीवी उठा के ले जाए, आपके पैसे चोरी कर ले, इसको चोरी कहते हैं। करप्शन वो होती है जो मुल्क का पैसा चोरी किया जाता है, जो आप सबका, जो पैसा आपके स्कूलों पे, अस्पतालों पे, सड़कों पे, कीमतें कम करने पे, जो पैसा कौम पे खर्च होना हो वो चोरी करके ले जाते हैं, इसको करप्शन कहते हैं। और आईएमएफ ने एक और बात की, ये पहली दफा आईएमएफ ने ये बात की है कि एक बहुत बड़ी वजह कि पाकिस्तान के जो माशी हालात इतने बुरे हैं, जो हमारा दिवालिया निकला है, उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी वजह हुकूमती करप्शन है। ये पहली दफा आईएमएफ ने कहा है। तो अब मैं जरा आपको बताऊंगा फैसलाबाद करप्शन होती क्या है। नौजवानों, जरा अब आप तैयार हो, आपको मैं वीडियो दिखाने लगा हूं। करप्शन होती क्या है? करप्शन होती यह है कि जब मसलन मैंने एक पावर प्लांट लगाना है पाकिस्तान में, उसकी कीमत है 100 अरब रुपया। मैं क्या करता हूं, मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या वजीर हूं, मैं क्या करता हूं, उसकी कीमत उठा के 120 रुपए कर देता हूं, 120 अरब रुपया, 20 रुपए जेब में डाल लेता हूं। वो पावर प्लांट जो दुनिया में 100 अरब रुपए में बने हैं, वो पाकिस्तान में 120-30 रुपए पे 30 अरब रुपए के बने हैं। जो 30 अरब रुपया जो ऊपर जो कीमत बढ़ा के करते हैं, वो अवाम को कीमत अदा करनी पड़ती है महंगी बिजली से। और वो क्योंकि 30 अरब रुपया मुल्क में नहीं छुप सकता, क्योंकि वो बैंकों में डालेंगे, लोग पूछेंगे
तो वो मुल्क से बाहर भेजते हैं, वो चोरी करके बाहर भेजते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारे साहिब इख्तियार जो 30 साल से इस मुल्क में चोरी कर रहे हैं, 2 खानदान, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, मैं जरा अब आपको खुद देखेंगे कि ये चोरी करते कैसे हैं और पकड़ी कैसे जाती है। जी कि आप पूरी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। इसलिए आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में है और 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? ना आपकी। अच्छा, ये आज से 10 साल पहले मैंने इनसे सवाल पूछा शरीफों से कि ये आपके पास लंदन में महंगी तरीन जगह, लंदन यूरोप की सबसे महंगी तरीन शहर है, उस शहर की सबसे महंगी तरीन जगह मेफेयर में मैं इनसे पूछता हूं तुमने किधर से ये पैसा आया? तो ये जरा आप मरियम बीबी का सुने। लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। सुन लिया, सुन लिया। ये मरियम को नहीं पता था कि एक हदीस है कि शैतान आपके गुनाह दुनिया में नशर कर देता है, कि आप जितना मर्जी गुनाह छुपाना चाहें शैतान दुनिया में नशर कर देता है। तो उनको नहीं पता था आज से 9 साल पहले कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाएगा जिधर उनकी मेफेयर की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर भी इंकशाफ होगा कि ये इनकी है। ये कहती है ना मेरी नहीं है। अब ये सुने, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। इंकशाफ हो गया। वो कह रही थी कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं। अब ये उनके भाई साहब जब इंकशाफ हो गया तो 2016 में वो क्या कहते हैं, ये सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, समझ गए? अब समझ गए? ये समझ गए कि करप्शन क्या होती है। यहां से पैसा चोरी किया, हुंडी हवाले से लंदन भिजवाया, उधर क्योंकि नवाज शरीफ अपने नाम पर ही लेना चाहता था, कंपनी बनाई, कंपनी की मालिका बनाई मरियम नवाज और उसके नाम पे 4 महंगे तरीन अरबों रुपए के लंदन में प्रॉपर्टी ले ली। अब ये क्यों कह रहे थे कि हमारी नहीं है? क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि किधर से पैसा आया कि इतनी महंगी प्रॉपर्टीज ले लें। अच्छा, अब जब ये सारा सामने आ गया तो लोगों ने मरियम से पूछा कि ये बताएं कि जनाब आपके पास पैसा किधर से आया। तो आप ये जरा सुने कि मरियम क्या कहती है, सुने जरा। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो उनके वालिद से उनको नहीं आया। वो कहते हैं ना, ये पैसा कहाँ से आ गया कि बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्रों में अमीर हो गए और अरबपति हो गए। तो मुनीब, वो एक अरबपति दादा के
पोते हैं, उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया, ये सुन लिया। मरियम कहती है कि हमारा तो दादा इतना अमीर आदमी था कि हमारे पास तो ये पैसा दादे ने दे दिया। अच्छा, अब दादे ने दे दिया तो दादे का जो बेटा शहबाज शरीफ था वो ये क्या कहता है? मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान से वो वैसे मैं मरियम को दाद दूंगा, मैं आज उसे अप्रिशिएट करना चाहता हूं। सुने सुने क्यों कि इतना बड़ा झूठ बोलते हुए एक भी मुंह से लाइन इधर उधर नहीं हुई। यानी झूठों का बादशाह बना, इतने सीधे मुंह से मेरा तो दादा बड़ा अमीर आदमी था। वो या तो दादा कोई और था या शहबाज शरीफ। वो शहबाज शरीफ कहता है मेरा बाप गरीब आदमी था, वो कहती है मेरा दादा अरबपति था। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये इसलिए दिखा रहा हूं मेरी कौम आप समझ जाओ कि 30 साल से आपके मुल्क को लूटा जा रहा है। फ्रॉडिया। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाओ। आसिफ जरदारी। अब आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी हम सब जानते हैं। अब ये सुने, इसने $60 मिलियन जो होता है 13 अरब रुपया इसने स्विट्जरलैंड में रखा हुआ था। मुशर्रफ की हुकूमत ने जब पता चला तो मुशर्रफ की हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई की और वो जो पैसा था वो कानूनी कार्रवाई के बाद वो पाकिस्तान को आना था। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया कि इनको दोनों को एनआरओ दे दिया और माफ कर दिया, जबकि जनरल मुशर्रफ का पैसा ही नहीं था माफ करने के लिए। मेरी तरह के लोगों ने शोर मचाया कि कैसे आप माफ कर सकते हैं, पैसा तो कौम का था। तो 13 अरब रुपया इनका माफ हुआ। अब ये जरदारी डर गया, इसने एम्बेसडर को भिजवाया, बर्तानिया से एम्बेसडर को स्विट्जरलैंड भिजवाया, ये तब प्रेसिडेंट था, और इसने वो सारे सबूत खत्म किए। जरा ये देखें, ये स्विट्जरलैंड में ये इंतहाई खुफिया और पुरस्कार ड्रामा जेनेवा में उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब पीर को सुबह 9 बजे वाजिद शमसुल हसन और नैब के सीनियर एहलकार दानिश्वर मलिक जेनेवा में पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिफारती कार में प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर पहुंचे। जराये के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल कई घंटों तक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और नैब के एहलकार को ये दस्तावेजात देने से मना करते रहे, क्योंकि इन दस्तावेजात को पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तौर पर वसूल नहीं कर रहा था। एनआरओ के बाद ये केस बंद कर दिए गए थे, मगर अब एनआरओ के खात्मे के बाद इस बात के मजबूत शवाहिद थे कि स्विस केस दोबारा खुल सकते हैं और ये शवाहिद पाकिस्तान की आला शख्सियत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इत्तलाआत के मुताबिक जेनेवा में हुकूमत पाकिस्तान के साबिक वकील जैक पी से मुकदमात के असल सबूत वापस मांगे गए, जिस पर वकील ने यह कहकर सबूत वापस करने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान की एक आला शख्सियत इन मुकदमात में मुल्जिम है। तो ये जब ये एनआरओ मिला, बर्तानिया से जरदारी ने एम्बेसडर को भेजा, तब ये सदर था,
वो वॉशिंगटन, वो जिनीवा गया, उसने सारे सबूत जो आप देख रहे थे, सारे सबूत उठा के, और 13 अरब रुपया जो कौम का चोरी हुआ था, वो सारे सबूत खत्म कर दिए। तो ये जो दो घर हैं, ये जो 30 साल से लूट रहे हैं, इनको दोनों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। और ये जो दो घर हैं, ये पाकिस्तानियों गौर से सुन लें, ये 20 साल एक दूसरे को चोर कहते रहे। 20 साल जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है, और नवाज शरीफ कहता था जरदारी करप्ट है। 20 साल। और जब तहरीक इंसाफ की सुनामी आई, दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों चोर मिल गए, और अब इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। 4 महीने में सारी कौम देखो कि उन्होंने किया क्या हमारे साथ। और मैं अब आपसे जो सबसे संजीदा बात करना चाहता हूं वो ये, अब ये मुल्क को संभाल नहीं सक रहे, मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। IMF ने भी कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे, माशरत नीचे जाती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, और पाकिस्तान में इंतशार का डर है, ये IMF कह रहा है। तो सवाल ये होता है कि ये दोनों क्यों इलेक्शंस करवाने से डरते हैं? क्योंकि सिर्फ इलेक्शन की वजह से मुल्क में इस्तेकाम आएगा सियासी। तो ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से? ये डरते आपकी वजह से हैं। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ, इनका नाम और निशान मिट जाएगा। और इसलिए एक ये वजह है, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, पाकिस्तानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है, और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया, तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद, गौर से मेरी आप बात सुनो, ये दो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, अरबों रुपया इनका मुल्क से बाहर। कहती है ये राहे अमल, आओ हम सब साथ चले। कहती है ये राहे अमल, आओ हम सब साथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले। सो ये सुने गौर से, दोनों का पैसा बाहर पड़ा है। दोनों जब मुश्किल आती है, जरदारी जेल से निकल के मुशर्रफ के दौर बाहर भाग गया, नवाज शरीफ जेल से निकल के मुल्क से बाहर भाग गया, NRO लेके दोनों वापस आ गए। फिर थोड़ी मुश्किल पड़ी, जब जरदारी ने कहा मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा, डर के फिर बाहर भाग गया। नवाज शरीफ वो जो झूठ बोल के यहां से गया, वो फिर बाहर भाग गया। बच्चे इनके बाहर, इसके नवाज शरीफ के 2 बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, वो बाहर बैठे हैं। जरदारी वो आदमी है जिसने मेमो गेट के अंदर अमेरिकनों को कहा था, हुसैन हुकानी को उसने भेजा, एडमिरल मलन को, कि मुझे पाकिस्तानी फौज से प्रोटेक्शन चाहिए। ये सुने जरा,
उधर नवाज शरीफ डॉन लीग्स में हिंदुस्तान को कहता है कि हम गवर्नमेंट तो चाहती है लेकिन फौज दहशतगर्दी नहीं रोक रही। ये डॉन लीग्स में कहता है। बरकत दत्त को मिलता है, बरकत दत्त लिखती है सार्क कॉन्फ्रेंस काठमांडू में ये छुप के नरेंद्र मोदी से मिलता है अपनी फौज से डर के। अब ये दो लोग, पैसा इनका बाहर पड़ा, जो वहां की ताकतें जो इनको लेके आई, जिधर इनका पैसा पड़ा ये उनके गुलाम हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ, ये मैं सारी कौम के सामने समझता हूं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये दो वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं, पैसा बाहर, इंटरेस्ट बाहर, करप्ट। ये माजी में डॉन लीग्स और मेमोगेट, किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, किसी का फेवरेट नहीं होना चाहिए। तो फैसलाबाद, अब मुझे पता है हिंदुस्तान का मैच शुरू होने लगा और पाकिस्तान का। इसी स्टेडियम में हिंदुस्तान के खिलाफ अल्लाह ने मुझे बड़ी कामयाबी दी थी। आज भी हम सोचते हैं कि हमारी इंशाल्लाह टीम अच्छी करेगी। तो मैं फैसलाबाद आपसे आखिर में, देखें जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, मैं नौजवानों को खास तौर पे आज कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, आपने तैयार होना है मेरी कॉल के लिए। इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आपने मेरे साथ खड़ा होना है। आप सब मुझे बताएं कि क्या जब मैं आपको कॉल दूंगा आप मेरे साथ निकलेंगे? माशाल्लाह और इंशाल्लाह। और मैं अपनी बहनों को भी खास तौर पे, क्योंकि हमारी ख्वातीन भी घरों में इनकलाब आ रहा है। दो तरह के इनकलाब होते हैं फैसलाबाद। एक इनकलाब होता है खूनी इनकलाब, जब ऊपर वो कब्जा कर लेती है एक ऐसी एलीट, एक ऐसा साहिब इक्तदार जो मुल्क का खून चूसते हैं। तो या उनको एक खूनी इनकलाब जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी लेके आया था ईरान में, या वो खूनी इनकलाब से जाते हैं और या सारी कौम मिलके इलेक्शन के जरिए इनको खत्म करती है। तो हमने इंशाल्लाह, हमने जिसको सॉफ्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, हमने सबने मिलके इस मुल्क में ये जो कब्जा ग्रुप है इसको हटाना है। और आप सबने मेरे साथ मिलना है। मैं हूं आपका कप्तान, आप है मेरी टीम। और फैसलाबाद इलेक्शन भी आ रहा है, यहां एक इलेक्शन भी है, आपको पता है लोटों का। इस फैसलाबाद में भी एक दो लोटे निकले हैं। तो एक तो आप सब ने मेरे से वादा करना है हाथ खड़ा करके। अभी वादा क्या करना है कि कभी फैसलाबाद में लोटों को जीतने नहीं देना। और इंशाल्लाह जो मेरा इलेक्शन है यानी 108 जो मैं लड़ रहा हूं यहां से, आपने सबने मेरी टीम बन के पूरी कोशिश करनी है। इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन भी जीतेंगे, हम बड़ा इलेक्शन भी जीतेंगे। और इंशाल्लाह इस मुल्क में, इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करके एक अजीम कौम बनाएंगे।
इंशाअल्लाह वो कौम जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या, और जब हमारा ईस्ट पाकिस्तान से रिश्ता टूटा क्योंकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे हट गए, क्योंकि हमने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इंसाफ नहीं किया। जब आप इंसाफ नहीं करते इंतशार होता है, और अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का तो हुक्म है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। तो फैसलाबाद हमारा रिश्ता सारे पाकिस्तानियों का ला इलाहा इल्लल्लाह है, और हमारा अल्लाह से वादा है ला इलाहा इल्लल्लाह के हम सिवाय अल्लाह किसी के सामने नहीं झुकते, ना अमेरिकनों के सामने झुकते हैं, ना पैसे के सामने झुकते हैं, ना खौफ के बुत के सामने झुकते हैं, ना लालच के सामने झुकते हैं। हम एक खुददार कौम है, हम एक गैरतमंद कौम है, और इंशाअल्लाह हम एक दिन आएगा कि सारी दुनिया में हमारे हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान फैसलाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2018 में यहां बेरोजगारी थी, इंडस्ट्री बंद हो रही थी। शुक्र है हमारे वक्त में सब अच्छा हुआ, रोजगार मिला, किसान को उसका सही मुआवजा दिया गया, इंडस्ट्री भी उठी। इस वक्त मुल्क सैलाब की जद में है, हमें आगे मुस्तकबिल के लिए मजीद काम करने हैं। 3 अहम काम, जिसमें एक डैम बनाना, मौसमियाती तब्दीली बेहतर करने के लिए दरख्त लगाना, और तीसरा ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि पानी जब खड़ा हो जाता है तो उसे निकालने के लिए एक सिस्टम मौजूद होना चाहिए। 3 अहम काम है जो कि आगे मुस्तकबिल में हमें इस सैलाब से बचाते हुए दिखाई देंगे। जबकि इमरान खान ने दोबारा से टेलीथॉन करने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत जब से आई है मईशत सुखड़ती जा रही है, और ऐसा हम नहीं बल्कि IMF भी कह रहा है। उन्होंने कहा कि IMF ने रिपोर्ट दी है कि मुल्क की यह हालत सिर्फ हुकूमती करप्शन की वजह से हुई, क्योंकि 2 खानदान पाकिस्तान में मुसलसल चोरी में लगे हुए हैं।